तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ के तीसरे लेक्चर सीरीज़ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग अभी आधुनिक बिहार के इतिहास को पढ़ रहे हैं, खास करके बीपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं जिसमें हमने बिहार के इतिहास को इंट्रोड्यूस किया है। ये इसके इंट्रोडक्शन का ये तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती चलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। तो पिछले लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर तक हमने देखा था कि किस तरह से मीर कासिम जो था उसको मुर्शिदाबाद में रहते हुए अपने प्रशासनिक कार्यों को करने में काफ़ी समस्याएं हो रही थी। अंग्रेज़ उसमें दखलंदाजी कर रहा था। ठीक है, तो वो उससे बचने के लिए अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ लेके आता है? तो मुंगेर में लेके आता है। ठीक है, ये कहानी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग इस कहानी से अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके बाद की परिस्थितियां कैसे कैसे हुई। तो मीर कासिम को ये बात पता था कि अंग्रेज़ उसे बंगाल के नवाब पद पर बैठा करके उसे जन विरोधी कार्य करवाना चाहते हैं। ठीक है ना, ये बात वो जानता था पहले से। इसलिए उसने प्रतिकार करने का निर्णय लिया और मुंगेर में राजधानी का स्थानांतरण, तोपखाने में का निर्माण, एक शक्तिशाली सेना का स्थापना तथा देसी व्यापारियों को कंपनी के समान सुविधा प्रदान करना तत्कालीन परिस्थितियों में किसी युद्ध घोष से कम नहीं था। अब मीर कासिम अंग्रेज़ों से पंगा लेने का सोच लिया था कि वो हार मान के बैठने वाला नहीं था। इसलिए उसने सबसे पहले तो राजधानी बदला अपना। उसके बाद तोपखाने का निर्माण किया, शक्तिशाली सेना की स्थापना करी उसने। फिर देसी व्यापारी को भी लाभ देना शुरू कर दिया। ये सब अंग्रेज़ों के अगेंस्ट करना उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। फिर मीर कासिम की गतिविधियों से अंग्रेज़ नाराज़ हुए और उसको घेरने के लिए उन्होंने बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। 30 नवंबर 1762 को 30 नवंबर 1762, ठीक है, 30 नवंबर 1762 को मीर कासिम के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में बातचीत करने गवर्नर वेनस्टाट और वारन हास्टिंग्स, ठीक है, ये मुंगेर पहुंचते हैं। ये दोनों 30 नवंबर 1762 को गवर्नर वेनस्टाट और वारन हास्टिंग्स मुंगेर पहुंचते हैं। अब दोनों पक्ष के बीच में बातचीत होती है और 15 दिसंबर को वेनस्टाट और मीर कासिम के बीच एक प्रसिद्ध संधि होती है। उसका नाम है मुंगेर की संधि। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी बात है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। मुंगेर की संधि होती है। ठीक है, वेनस्टाट और मीर कासिम के बीच में मुंगेर की संधि। और इस संधि में यह तय होता है कि नमक, तंबाकू इत्यादि पर कंपनी से मात्र 9% ही महसूल लिया जाएगा, जबकि इन्हीं वस्तुओं के लिए भारतीय व्यापारियों को 25% महसूल देनी होगी। एनीवे, अनिच्छापूर्वक ही सही, लेकिन मीर कासिम को यह संधि स्वीकार करनी पड़ी। संधि की यह शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। तो यहाँ से हमको समझने को मिलता है कि किस प्रकार से मीर कासिम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जा तो रहा था, लेकिन फिर अल्टीमेटली अंग्रेज़ मजबूत थे और फाइनली मुंगेर की संधि होती है मीर कासिम और वेनस्टाट के बीच में, जिसमें कि कुछ महसूल वाली बातें हैं, जिसमें 9% ही मात्र अंग्रेज़ को देना होगा, जबकि दूसरे जो व्यापारी होंगे वो 25%। और मीर कासिम को यह बात स्वीकार करनी पड़ गई। ठीक है, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और इसके बाद भी अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। स्थिति धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि एक और युद्ध अपरिहार्य हो गया। जी हाँ, एक और युद्ध। और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा युद्ध होने वाला है। इसके पहले हमने पलासी का युद्ध पढ़ा है, अब ये दूसरा युद्ध होगा, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इसकी स्थिति अब बनने लगी। मीर कासिम का आप स्वभाव समझ ही रहे हैं कि वो अंग्रेज़ों के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करना चाहता था। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला उस वक्त थे, ठीक है, और मुग़ल बादशाह उस समय शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इनके साथ मिलकर के एक संघ बनाया। ठीक है, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। ठीक है, युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना और उसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और युद्धोपरांत शाह आलम कंपनी का मित्र बन बैठा। ठीक है, युद्ध के बाद जो शाह आलम मुग़ल बादशाह था वो कंपनी का मित्र बन गया। ये लोग हार गए तीनों। क्लाइव जो है वो बंगाल का दूसरी बार गवर्नर बन गया।
अवध का नवाब के साथ फिर इलाहाबाद की संधि हो जाती है। वो अंग्रेज़ों के साथ संधि करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। अंग्रेज़ मजबूत थे उस समय। और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, ठीक है, जिसमें कि इलाहाबाद और गाज़ीपुर के जो ज़िले थे वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा, नवाब को, अवध के नवाब को। उसके बाद बक्सर के युद्ध में मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मुगल सम्राट की भी पराजय हुई थी, जो ये बात को बताता था या जिसको सिद्ध करता था कि अंग्रेज़ों की शक्ति के समक्ष भारत की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का नतमस्तक हो, है ना। भारत की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता अंग्रेज़ों के सामने अब नतमस्तक हो चुकी थी, क्योंकि उसमें मुगल से बड़ा और कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ये मुगल बादशाह भी हार चुके थे, अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता अब चरम पे पहुंच चुकी थी। और ऑब्वियस ही बात है कि अंग्रेज़ों का मनोबल यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ा। एक बहुत बड़ी विजय थी ये, और यहाँ से पूरा इतिहास बदल जाता है। धीरे धीरे अंग्रेज़ का साम्राज्य विस्तार यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। तो इस पराजय का भारतीयों तथा अंग्रेज़ों पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा था। ओके, इसके बाद युद्ध के बाद मीर जाफ़र के बेटे नजीमुद्दौला, ठीक है, मीर जाफ़र के बेटे नजीमुद्दौला को अंग्रेज़ों ने नवाब की गद्दी पर बिठाया और उसके साथ भी एक संधि कर ली। ये बस एक कठपुतली के नाम पर था, ठीक है, ताकि अंग्रेज़ अपना सारा काम कर सके आसानी से। इसके बाद बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया, ठीक है, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। नायब सूबेदार कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रज़ा खां, ठीक है, मोहम्मद रज़ा खां, बिहार में महाराजा सिताब राय और उड़ीसा में ज़रारत खां को नायब निज़ाम नियुक्त किया, ठीक है। नाम याद रखेंगे, बंगाल में मोहम्मद रज़ा खां, बिहार में महाराजा सिताब राय और उड़ीसा में ज़रारत खां नायब निज़ाम नियुक्त हुए। अब इनका दायित्व क्या था? तो इनका दायित्व था मालगुजारी वसूल करना, निज़ामत का खर्च वहन करना, मुगल सम्राट तथा बंगाल के नवाब को प्रतिवर्ष तयशुदा निश्चित राशि भेजना तथा शेष राशि कंपनी को सुपुर्द करना। ये इनके काम थे बस, ठीक है। और उसके बाद तुरंत बंगाल में द्वैत शासन आ जाता है, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की, जिसमें दीवानी और निज़ामत दोनों कंपनी के अधीन आ गए। इस व्यवस्था में प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब पर और राजस्व वसूली का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर पड़ा। हालांकि ये काफ़ी फ्लॉप सिस्टम रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें आने लगे धीरे धीरे। अब दायित्व बंगाल के नवाब पे था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे जो ये अपना काम कर सकता था, और ये गैर जिम्मेदार व्यक्ति था, इसको कोई मतलब नहीं था, तो ये भी नहीं हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे था, लेकिन इसके पास कोई दायित्व नहीं था। तो चीज़ें काफ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी फ्लॉप हो गया, ध्वस्त हो गया, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई उस वक्त। लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ ये अंग्रेज़ों के लिए, कि अंग्रेज़ों का अधिकार मतलब बंगाल के ऊपर बहुत मजबूत हो गया, ठीक है। और प्रमुख दीवानी कार्यालय इसी के अंतर्गत मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किया गया। दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किया गया। बंगाल में द्वैत शासन वारेन हस्टिंग के द्वारा 1772 में जाकर के, मतलब 1765 से शुरू होकर के 1772 में जाकर के ये समाप्त हुआ। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, जिसमें कि वारेन हस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। तो ये सारे कनेक्टेड पॉइंट्स है। तो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद फिर अवध के साथ इलाहाबाद की संधि होती है, शाह आलम अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। इधर बंगाल में मीर जाफ़र के पुत्र नजीमुद्दौला को बनाया जाता है, गद्दी पर बिठाया जाता है। और फिर नायब सूबेदार का प्रावधान किया जाता है एक नया, जिसमें कि मोहम्मद रज़ा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में ज़रारत खां को नायब निज़ाम नियुक्त किया गया। अब इनका कुछ खास दायित्व था जो मैंने चर्चा कर दिया आपसे। बाद में द्वैत शासन लागू होता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और ये 1772 में जाके समाप्त किया जाता है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अंग्रेज़ की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है बंगाल में, क्योंकि दीवानी इसको मिल चुका होता है, ठीक है। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर पद को हटा करके गवर्नर जनरल पद बना दिया गया, और वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कहानी को। बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें कि इस दौरान ये सब जो घटनाएं हो रही थी, तो कुछ बातें अब बिहार से कर लेते हैं, चूँकि इंट्रोडक्शन है, आज ख़त्म करते हैं इस इंट्रोडक्शन को। फिर और आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बिहार में कुछ विद्रोह हुए थे, फिर 1857 की क्रांति में
क्या हुआ बिहार में, इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिहार के बारे में अगर समझते हैं तो बिहार जिसने कभी सुसंस्कृत नगरीय द्रविड़ सभ्यता के विनाशक आर्यों की कर्मकांडी ब्राह्मणवादी धार्मिक विचारधारा को तर्क ज्ञान तथा कर्मवाद, ठीक है, तर्क ज्ञान तथा कर्मवाद के बल पर नतमस्तक किया था। उन्हें मोक्ष की दीक्षा दी, जनपद का दर्शन दिया, मगध साम्राज्य को राजधानी पाटलिपुत्र दी, नालंदा तथा विक्रमशिला और जैसा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिया। का मध्यकाल के आगमन के साथ ही अस्तित्व विहीन हो जाना संभवतः भारतीय इतिहास का एक त्रासदीपूर्ण घटना है। यस ऑफ कोर्स है ये, इसकी काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे बिहार का। लेकिन कुछ समय मध्यकाल के प्रारंभ होने के बाद ही ये धीरे धीरे पूरी तरह से इतिहास से ही निकल जाता है, इसका गौरवशाली इतिहास ही समाप्त हो जाता है। ये बहुत दुखद घटना है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स के कारण, अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा देन है इसमें, ठीक है। हिमालय की तलहटी में बसे बिहार के इतिहास की संकल्पना वर्तमान बिहार की भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखकर करना यद्यपि सुविधाजनक तो है ना, काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको ज्योग्राफिकली देख लेते हैं कि बिहार हिमालय से के तराई क्षेत्र से फिर कहाँ तक इसका विस्तार हुआ है, लेकिन ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि राज्य की परिकल्पना सदा राजनीतिक चेतना पर आधारित होती है, भौगोलिक सीमा विस्तार पर नहीं, ठीक है। काफ़ी अच्छा लाइन है ये कि राज्य की परिकल्पना सदा राजनीतिक चेतना पर आधारित होती है, भौगोलिक सीमा के विस्तार पर नहीं। सुविधाजनक जरूर है उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना, लेकिन ये न्याय संगत नहीं है। मौर्य साम्राज्य के अवसान तक भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहने वाला बिहार अचानक अपनी पहचान खो बैठा। इतिहास के पन्नों में लंबे समय तक गुमशुदा रहने के बाद मध्यकाल में एकीकृत प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का पुनरुद्भव मोहम्मद बख्तियार खिलजी के मगध अभियान के दौरान होता है, ठीक है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जब ये मगध का अभियान आया था, अटैक किया था, आक्रमण किया था, उस दौरान वापस से बिहार का पुनरुद्भव होता है इतिहास में, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 1203 में, है ना, 1203 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बौद्ध विहारों की दुर्गम नगरी उदंतपुर, जिसे आज हम लोग बिहार शरीफ कहते हैं, उसके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। बिहार शरीफ के ऊपर आक्रमण किया था। बौद्ध विहार उस समय वहाँ हुआ करते थे। यूनानी इतिहासकार मिन्हाज ने अपनी पुस्तक तबाकत नासिरी में, तबाकत नासिरी, ये नोट कर लीजिएगा, तबाकत नासिरी में आक्रमण का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि शहर के अंदर कई शिक्षणशालाएं थी जिन्हें विहार कहा जाता था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हीं विहारों के कारण उपरोक्त शहर का नया नाम बिहार शरीफ रखा गया तथा गंगा के दक्षिण का भूभाग बिहार कहलाने लगा, ठीक है। गंगा के दक्षिण का भूभाग बिहार कहलाने लगा, ठीक है। तो यूनानी इतिहासकार मिन्हाज का नाम यहाँ आता है और उनकी एक पुस्तक है तबाकत नासिरी, ठीक है। उन्होंने में इस आक्रमण का इन्होंने ब्यौरा दिया है और इन्होंने कहा है कि इस शहर के अंदर कई सारे शिक्षणशालाएँ थी जिन्हें विहार कहते थे हम लोग, और बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हीं विहारों के कारण इसका नाम बिहार शरीफ पड़ा और फिर बाद में गंगा के जो दक्षिण भाग का जो क्षेत्र था, भूभाग था, उसे बिहार का नाम दिया गया। वर्तमान उत्तरी बिहार उस समय तिरहुत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मिन्हाज ने इल्तुतमिश के विजय अभियानों की भी चर्चा करते हुए तिरहुत और बिहार को दो अलग अलग प्रांतों के रूप में परिभाषित किया हुआ है, ठीक है। तिरहुत और बिहार को दो अलग अलग प्रांतों में परिभाषित किया है मिन्हाज ने इल्तुतमिश के विजय अभियानों पर चर्चा करते हुए। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, इनके शासनकाल में बिहार तथा तिरहुत के पृथक राजनीतिक ढांचे का एकीकरण हुआ, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में, गयासुद्दीन तुगलक के काल में, कि तिरहुत और बिहार को एक कर दिया गया, पृथक राजनीतिक ढांचे का एकीकरण हुआ तथा भारत के राजनीतिक मंच पर एकीकृत बिहार अवतरित होता है। नुहानी पठानों के राजत्व काल में बिहार के भौगोलिक सीमाएं बढ़ी और न सिर्फ मुंगेर और भागलपुर बल्कि पश्चिमी बंगाल का एक बड़ा हिस्सा भी बिहार के भूभाग में शामिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मुगल शासनकाल आता है। तो मुगल शासनकाल में बिहार की राजनीतिक आर्थिक दशा अत्यधिक जटिल रही। बाबर की रचनाओं से ज्ञात होता है कि बिहार पर नुहानी शासकों का जबरदस्त दबदबा था
और वे जबरन प्रदेश के वार्षिक लगान का 55% हिस्सा अपने पास रख लेते थे। ये बाबर की रचनाओं से पता चलता है हमें। लेकिन फिर शेर शाह का काल आता है, तो शेर शाह के काल में स्थिति पूरी तरह बदल गई और बिहार को मुल्क बिहार कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, शेर शाह के काल में मुल्क बिहार कहलाने का गौरव प्राप्त होता है। अकबर के प्रशासनिक पुनर्गठन में बिहार को सूबा का दर्जा मिलता है। ठीक है, जिसमें 7 सरकार तथा 199 परगना थी। इसकी चर्चा मैंने अपने शुरुआती वीडियो लेक्चर में कर रखा है। ये 7 सरकारें कौन कौन सी थी? उत्तरवर्ती मुगल शासकों ने, मतलब आफ्टर मुगल, जैसा कि हमने देखा कि बंगाल में किस तरह से जो बैटल ऑफ बक्सर होता है उसके बाद फिर चीज़ें बदलती हैं। फिर नायब नाजिम, नायब सूबेदार का पद बनता है और फिर राजा सिताब राय को बनाया जाता है। फिर ये पद आता है बिहार में। ठीक है ना। तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों ने बिहार के लिए एक पृथक नायब नाजिम की नियुक्ति की थी, जो दिल्ली के दरबार के प्रति उत्तरदायी होते हुए प्रांतीय प्रशासन की देखभाल करता था। अंग्रेज़ों ने राजा सिताब राय को बिहार का नायब नाजिम बनाया और कई सारे राजनीतिक पदों पर परिवर्तन किए। बिहार के स्थापित कुछ जमींदारों ने अंग्रेजी प्रभुसत्ता को मानने से इनकार कर दिया तथा प्रांतीय शासकों की सत्ता को चुनौती दे डाली। और इसी क्रम में अंग्रेजी सत्ता को सर्वप्रथम बेतिया के जमींदार राजा जुगल किशोर ने चुनौती दी थी। सबसे पहले उन्होंने चुनौती दी थी। उसके बाद फिर कई सारे जमींदार थे जिन्होंने चुनौती, हालांकि उसका कोई डिटेल कहीं रिकॉर्ड नहीं है ऐसा जिसे ये स्पष्ट तौर पर उनकी पूरी कहानी बताई जा सके, बट इतना जानना काफ़ी है आपके लिए। और फिर बाद में राजा सिताब राय की मृत्यु होती है और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त किया जाता है। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल पद पे आते हैं ये। ठीक है, ये अभी जस्ट पढ़े हमने। और ये सब होने के बाद फिर जो बिहार में जो देसी राज व्यवस्था की जो पूरी व्यवस्था थी वो समाप्त हो जाती है। तो यही है बिहार का एक इंट्रोडक्शन, जो 3 लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत मैंने बनाने का प्रयास किया आप लोगों के लिए। और मुझे लगता है ये काफ़ी व्यापक है और अपने आप में काफ़ी अच्छा है। आप इसे देखिए, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी बात अगर होती है इस लेक्चर से संबंधित तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको अगली बार से और बेहतर करने का। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं हम लोग फिर अगले लेक्चर में बिहार के इसी स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत, बिहार की एक नई कहानी को लेकर के, एक नए फेस को लेकर के। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।